प्रदेश के उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जीतू जराती जी सभागार में पधारे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। वे इंदौर से पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद सम्मानीय अनूप मिश्रा जी सभागार में पधारे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और सभागार व्यवस्था वाले बंधुओं से आग्रह करता हूं उनको उचित स्थान ग्रहण कराएं। रामेश्वर जी, अनूप जी को स्थान ग्रहण कराएं। कहने को ये विदाई है, कार्यकाल समाप्त है। मैं बहुत अंतर मन से कहता हूं, काल की समाप्ति है, कार्य की समाप्ति नहीं है। कार्य की तो शुरुआत होगी। बिहार के दरभंगा की गलियों से निकला और ग्वालियर में पला बड़ा प्रभात सिर्फ एक नाम नहीं, नई सुबह का प्रतीक था, जिसके हाथ में कलम थी और सीने में जलती थी बदलाव की लौ। हर अंधेरे के बाद रोशनी की तरह वो आया सोच को जगाने। प्रभात झा एक व्यक्ति नहीं, एक विचार। ऐसा क्यों होता है दुनिया में, समाज में, कि कोई हर एक पूरा समाज एक हीरो चाहता है? वो हीरो मेरे घर से ना हो तो समाज सुधार कर दे, वो आपके घर से हो। कॉलेज के तमाम सारे बच्चे होते हैं, उनमें से एक प्रभात झा भी हमारे साथ में। दीन दुखी कमज़ोर वो बच्चे जब आपस में फ्रिक्वेंसी मैच करते हैं तो दिल के और करीब आ जाते हैं। प्रभात जी हमारे एक उत्सुकता लिए हुए, कुछ उनमें करने की इच्छा थी कि हम गांव से निकल करके हम कुछ समाज के लिए और देश के लिए कुछ अलग करके दें। ये सोच हम पूरे बच्चों को प्रभावित कर रही थी। कॉलेज में बेबाक अपनी बात को रखना, उनके प्रश्नों का उत्तर लेना। प्रभात जी ने बहुत जल्दी अपने सभी लोगों का मन जीत लिया। रूम है, इसमें रुकते थे प्रभात जी। इसमें अटल जी, आडवाणी जी भी यहीं रुके हैं सन 84 के चुनाव में। ये भी उन्हीं के समय का लगा हुआ है। कार्यकर्ता लोग आते थे तो उनको बोलते थे नीचे बैठिए, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, यहाँ फालतू समय नष्ट ना करें। बिहार से आए थे, भाऊ साहब पोतली जी के यहाँ रुके थे पहले, उसके बाद भाऊ साहब ने यहाँ व्यवस्था की कार्यालय में। शिक्षा के प्रति गहरी लगन और समाज के प्रति संवेदनशीलता ने उन्हें पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। कलम उनके लिए केवल लेखन का माध्यम नहीं थी, बल्कि बदलाव की शुरुआत थी। पत्रकार के रूप में उन्होंने आम जनता की आवाज उठाई, सवाल पूछे और सत्ता को आईना दिखाया। प्रभात जी के अंदर एक समाचारों के लिए जो भूख होती है, जिसको आज हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या खोजी पत्रकारिता, वो बहुत तड़प उनकी बहुत जबरदस्त थी। 1992 में जब अयोध्या आंदोलन था, उस समय जो देश की परिस्थिति थी, वहाँ पहुँचना भी कितना कठिन था। ऐसे में प्रभात जी अयोध्या में थे और वहाँ से ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग कर रहे थे। समाचार तो ठीक है, लेकिन फ़ोटो वो पहुँचाना अपने आप में एक बहुत कठिन चुनौती थी। और जब वो बाबरी ढांचा ढहा, तो उस समय के फ़ोटो लेकर के वो मेरे अखबार में होना चाहिए। बाबरी मस्जिद ढांचा ढाते समय मैं ऊपर से गिर पड़ा, मैं घायल हो गया और घायल होने के बाद अयोध्या में जो श्री राम अस्पताल है सरकारी, उसमें भर्ती हुआ। वहाँ मुझे देखने आए वो, और देखने के बाद उन्होंने फ़ोटो वोटो खींचे और उस समय वहाँ के सबके फ़ोटो खींच के और चले गए। 500 किलोमीटर वो बाइक पर बैठ कर के और आए, और रात को अखबार छपने से पहले पहले जा कर के उन्होंने संपादक के सामने वो फ़ोटो रख दिए। पत्रकारिता की पाठशाला भी चलाई। तो आज की तारीख में भी अपन बात करें, शहर ग्वालियर की बात करें या दिल्ली भोपाल की बात करें, तो आधे से ज़्यादा पत्रकार स्वदेश से निकले हुए हैं, जिनको उन्होंने प्रशिक्षण और मार्गदर्शन वो सब कुछ दिया। यहाँ पे मिराज स्टेशन का एक वहाँ हैंगर है,
ये जानकारी लगी थी कि पाकिस्तान का कोई हवाई जहाज वहाँ से आया है और यहाँ के फोटोग्राफ्स लेके गया है, तो वो खबर छापनी थी इनको। तो इन्होंने मजदूर का भेष लिया और मजदूर के भेष में, वहाँ चूँकि काम चल रहा था, मजदूर के भेष में हाथ में तस्सल लेके अंदर गए, फोटोग्राफ्स लिए और फिर उसके बाद वहाँ आके उसकी न्यूज़ छापी। बड़े हो गए, स्वदेश जाने लगे, पढ़ाई पूरी हो गई, तो हमसे बोले कि आई भूख लग रही है। बोल बेटा क्या खाएगा? मेरे को तो खिचड़ी खाना है, अब खिचड़ी बना दी। कहना अरे आई ये तो आज आपने क्या बना दिया, तो बहुत ही अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक और साथी थे, उनका नाम भी संयोग से प्रभात आर्य जी था। तो एक बार जब प्रभात जी के यहाँ दूसरा बेटा जन्म हुआ, तुष्मुल से छोटा अयत्न, तो उन्होंने स्वदेश में एक छोटी सी खबर प्रकाशित की कि प्रभात झा को द्वितीय पुत्र रत्न की प्राप्ति। उस समय बहुत सारे लोगों को पता चला कि प्रभात जी विवाहित हैं और इनके 2 बेटे हैं, और बाद में इस बात को लेकर के उन दोनों में कुछ तनातनी भी हुई कि भाई साहब ये छापना जरूरी था क्या। पर इस तरह की मजाकबाजियाँ उस समय बहुत चलती थी और सबका एक बड़ा घरेलू संबंध, पारिवारिक संबंध जैसा था। और फिर एक दिन सहज मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई साहब आपका परिवार कहाँ है? तो कहते हैं हमारा परिवार गाँव में रहता है। तो मैंने कहा भाभी जी, कहते हैं हमको कौन घर देता है, हम लोग पत्रकार लोग हैं, हमको कोई घर नहीं देता। मैंने कहा भाई साहब मैं दूंगा आपको घर, जैसा भी है, एक कमरा है मेरे पास। तो उन्हें पसंद आ गया, यही पीछे एक कमरा है, इसी में रहते थे, एक ही कमरा था वो। लेकिन समाज के बीच रहकर उन्होंने महसूस किया कि असली परिवर्तन सत्ता में जाकर ही लिया जा सकता है। यहीं से शुरुआत हुई उनकी राजनीतिक यात्रा भारतीय जनता पार्टी के साथ। उन्होंने भाजपा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। पार्टी के सिद्धांतों, राष्ट्रवाद और संस्कृति के जुड़ाव ने उन्हें एक समर्पित कार्यकर्ता से नेता बना दिया। मध्य प्रदेश में उन्होंने पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। तो भोपाल की छवि इसकी जो थी ना, वो ऐसी बन गई थी कि भाई ये तो आदमी अलग टाइप का था, कि ना तो किसी लेना देना है, ईमानदार खरा आदमी है 100%। इसका तो धीमे धीमे भोपाल में दबदबा बन गया। जो यह स्थिति ग्वालियर में थी, वो धीमे धीमे से भोपाल में बना ली, सिर्फ अपनी ईमानदारी, अपने गुणों के ऊपर। बिल्कुल शून्य से शिखर तक का सफ़र अगर अपन कहें तो मेरा मानना है प्रभात जी से अच्छा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी उनको नहीं भूले वो, और यही कारण है कि आज भी ग्वालियर में जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता उस समय हुआ करते थे, उन सब से प्रभात जी का निकट का संपर्क रहा। एक नया विभाग बना, संवाद एवं संपर्क प्रमुख। ये पहले ही बार प्रदेश में था, संवाद एवं संपर्क प्रमुख, जिसे आज मीडिया विभाग कहते हैं, उसके पहले प्रमुख वो बने। इस देश के संविधान को कौन पढ़ेगा? जब तक हम संविधान को पढ़ेंगे नहीं, मैं अपनी बेबाकी से बात कैसे रख पाऊंगा? मेरा ग्वालियर का अर्थशास्त्र कहाँ जिंदा है? मैं किस कीमत पे जाकर के वहां काम कर रहा हूं? इस सवालों के ऊपर उनके पास जवाब चाहिए थे, तो उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री की। फिर लगी इमरजेंसी, तो इमरजेंसी जब 75 में लगी, तब उन्होंने इमरजेंसी भी बहुत काम किया। रात भर लोगों के घर पे जाना, पूछना कि क्या तकलीफ है, क्या कहीं उनके सारे जो कमाई के जरिए थे वो सब अंदर हो गए थे। इसमें और बहुत से लोग लगे थे, एक प्रभात जी भी थे उसमें। और जिन लोगों ने उनकी मदद की थी, प्रभात जी उनको कभी नहीं भूले। लोग जब शीर्ष पर चढ़ते हैं तो नीचे देखना भूल जाते हैं और नीचे देखना पसंद भी नहीं करते, पर प्रभात जी एक अनूठे व्यक्तित्व के धनी ऐसे थे जिन्होंने कभी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी, चाहे उन्होंने आसमान छू लिया हो। देश हमारा है, हम भारत नहीं रहेगा तो हम किस गर्व से कहेंगे कि हम भारतीय हैं? कहने का हमें कोई गर्व नहीं होगा। वो इकले तो प्रदेश अध्यक्ष हुए, वो जो कई बार मंडलों में प्रवास कर चुके, तो लोगों ने कहते कितनी मेहनत कर, जबकि उनके पैर में घाव था। मध्य प्रदेश में उन्होंने पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, अनुशासन और संवाद की कला उनकी पहचान बनी। ये भावना है कि इस भारत में कोई सुगुप्ता हुआ रोए नहीं, किसी के मन में ये ग्लानि नहीं हो, हीन भावना का शिकार नहीं हो कि काश में गरीब नहीं होता,
आर्थिक रूप से तंगी नहीं होती तो मैं भी पढ़ लेता, मुझे भी रोजगार मिलता। उसके पास जो आने वाले लोग थे ऐसे राजनेता, वो एक बड़ा कमजोर वर्ग भी हुआ करता था। बड़ा वर्ग तो मैं कह सकता हूँ वही हुआ करता था जिसका कोई नहीं था, उसका प्रभाव था। प्रभात झा राज्यसभा सांसद के रूप में संसद पहुंचे, जहां उन्होंने न केवल अपने राज्य बल्कि राष्ट्र से जुड़े मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से उठाया। एक वक्ता, एक विचारक और एक समर्पित कार्यकर्ता, प्रभात झा ने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। यहाँ के सैकड़ों परिवार उनको आज भी उनकी कमी को अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रभात जी का जो वो दौर था, युवा प्रभात जी का, पत्रकार प्रभात जी का, उसमें वो हर घर, ग्वालियर के ऐसे अनेकों घर जो संघ से, भाजपा से या ऐसे सबसे जुड़े हुए थे, वो घर आज भी उनकी उस कमी को अनुभव करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। जो मुझे कभी कभी भावुक भी कर देती है। पर ठीक है, मैं व्यक्ति नहीं रहा। प्रभात ने जो कहा था कि नहीं आई मैं आऊँगा, खिचड़ी खाने आऊँगा, वो फिर खिचड़ी खाने नहीं। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रभात झा ने दुनिया को अलविदा कहा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया। खबर प्रभात झा के निधन की खबर से पार्टी और उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कलम से निकली ये यात्रा संसद तक पहुंची। हर पन्ने पर था जन सेवा का संकल्प और हर कदम में था राष्ट्र निर्माण का सपना। प्रभात जी ने जीवन भर जन सेवा को अपना धर्म माना। अंत में जब स्वास्थ्य बिगड़ा और वो हमसे विदा हुए, उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनका पार्थिव शरीर उनके पौतुक गांव लाया गया। जहां उन्होंने अपार प्रेम बांटा, वहां से वही प्रेम लौट कर आया। हजारों लोग अंतिम विदाई में शामिल हुए, प्रेम, सम्मान और नम आंखों के साथ। आज प्रभात जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच और सपना आज भी हमारे साथ है। जनता की सेवा और राष्ट्र का उत्थान। हमें आप कभी नहीं भूलिएगा और सच बताएं, संसद के भीतर या बाहर जहां मिलेंगे, मन से मिलेंगे। रोज बेमौत मरा करते हैं मरने वाले, मर कर भी नहीं मरते देश में मरने वाले। बहुत बहुत अभी हमने देखा कलम से कमल तक और शाखा से संसद तक उनके जीवन के कितने पहलू थे और बहुत सारगर्भित तरीके से वृत्तचित्र में बताया गया। मेरा ऐसा मानना है कि प्रभात केवल नाम नहीं था, वे प्रभात के नाम को साकार भी करते थे। इस सभागार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में एक नई सुबह बनकर उभरे थे, एक नया प्रभात थे। और मैं देख रहा हूं कि कई लोग ऐसे हैं जो कि सूचना मात्र से आए, अब अखबार की सूचना मात्र से। प्रभात जी को ऐसा स्नेह था, वे ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे
वो कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को फ़ोन करके कह सकते थे भाभी जी मैं खाना खाने आ रहा हूँ, मुझे पराठे चाहिए। उनका इतना विश्वास था, प्रामाणिक व्यक्ति थे वो। बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके मन में उनके प्रति के संस्मरण हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जिनको सर्वाधिक उनका लाड़ प्यार स्नेह मिला, उनके अनुजसम जिन्होंने बहुत सारा समय उनके साथ में बिताया, और शायद उन्होंने जयप्रकाश जी को गढ़ा भी होगा। तो जयप्रकाश जी हमारे आज सौभाग्य से जिलाध्यक्ष हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आएं और अपने संस्मरण संक्षिप्त में हम सबके सामने रखें, क्योंकि संस्मरण बहुत सारे लोगों के मन में है, मेरे मन में भी हैं। हो सकता है मैं बेईमानी करके बीच में बोल डालूं। मैं अभी लेकिन जयप्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं वे आएँ और अपने संस्मरण सुनाएं। आदरणीय जयप्रकाश जी। प्रभात जी भाई साहब का स्वर्गवास हो गया तो हम सब लोगों के मन में उनके प्रति मतलब इतना गहरा आघात है कि इसको व्यक्त नहीं कर सकता। बस इतना कह सकता हूँ, उनके चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर भाई साहब, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी भाई साहब, दिल्ली से आए हमारे दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय राकेश शुक्ला जी, आदरणीय घनघोरिया जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय लखन घनघोरिया जी, लखन पटेल जी। तो आपने बोला तो मैं समझ गया यहाँ से। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे संघ में क्षेत्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और वरिष्ठ हमारे बड़े भाई आदरणीय यशवंत इंद्रापुरकर जी, आदरणीय विजय दीक्षित जी, और यहाँ उपस्थित बहुत सारे लोग हैं जिनको सबको नाम से जानता हूँ। आदरणीय दादा जयभान सिंह पवैया जी, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, हमारे ग्रामीण के जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रेम सिंह राजपूत जी। वैसे तो बात बहुत सारी है कहने के लिए। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो विद्यार्थी परिषद में था, काम करता था विद्यार्थी परिषद में। तो जो कॉलेज के छात्र संघ के जो आंदोलन होते हैं, वो प्रदर्शन, उनके कभी कोई धरना हुआ, कभी कोई चक्का जाम हुआ, कभी कोई रैली हुई, तो उसका विज्ञप्ति लेके सारे प्रेसों में जाते थे हम लोग। तो स्वदेश प्रेस में भी जाते थे, संघ के स्वयंसेवक थे। तो एक दिन प्रभात जी भाई साहब से मिलना हुआ, तो भाई साहब से मिलना हुआ और भाई साहब ने हमसे बातचीत चालू करी और उन्होंने कहा कि क्या नाम है? तो मैंने कहा जयप्रकाश राजौरिया। क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं SLB कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। पिताजी क्या करते हैं? मैंने कहा पुलिस में है। क्या है पुलिस में? मैंने CSP है खंडवा में। बोले अच्छा अच्छा। फिर दूसरे दिन मैं गया, ऐसे 2-3 दिन बाद फिर हमारा कोई कार्यक्रम हुआ, तो फिर विज्ञप्ति लगाने पहुंच गया। तो उन्होंने कहा एक काम करना, तुम कल 6:30 बजे घर आना। अब सुबह 6:30 बजे घर बुलाया, और भाई साहब को क्या नींद भी कम आती थी और मेहनत ज्यादा करते थे। रात को 2-2, 3-3 बजे तक फ्री होना, और उसके बाद भी वो लिखने पढ़ने के इतने वो थे कि वो मुझसे भी कहते थे भाई यार ऐसा करो जयप्रकाश, तुम भी पढ़ा करो और ये किताब लो, इसको पढ़ो। तो मेरे को पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक तो था नहीं, तो वो किताब देते थे, मैं रख लेता था। फिर भी वो प्रयास करते थे। उन्होंने कहा पढ़ा किताब? मैंने भाई साहब नहीं पढ़ी, अब पढ़ूंगा किताब। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, मैं एक आध बार पढ़ा, पर वो जो लोग कहते हैं शौक होता है, वो तो क्या है, जीवन में जब आदमी पैदा होता है तो वो उसका नैसर्गिक वो होता है जीवन का उसका। हम अब नैसर्गिक तो यह था कि नेतागी करना और आंदोलन प्रदर्शनों में भाग लेना, लिखा पढ़ी का काम कम,
भाई साहब लिखा पढ़ी के काम में बहुत माहिर थे। ऐसे में धीरे धीरे उनके साथ रहा तो 6 दिसंबर 1992 अयोध्या आंदोलन के समय जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा ढाया गया, बाबरी ढांचा ढाया गया, उस समय मैं घायल हो गया था और घायल होके वहां श्री राम अस्पताल अयोध्या में भर्ती हो गया था। तो भाई साहब क्या डेली यहां से जाते थे वहां रिपोर्टिंग करने के लिए, लगभग 5-6 दिन तक डेली अयोध्या जाना और अयोध्या से वापस आना और प्रेस में अपनी खबर छापने का काम। मतलब इतनी मेहनत करते थे, रात दिन की चिंता नहीं करते थे। उनको जैसे ही मालूम पड़ा 6 तारीख को मैं घायल हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, तो मुझसे मिलने आए और मेरे सिर पे हाथ फेरा और उन्होंने कहा बेटा चिंता नहीं करो जयप्रकाश, कुछ नहीं होगा, सब स्वस्थ हो जाओगे। और वो सीधे निकले, अपने जो न्यूज़ थी उसको लेके, तो बाबरी ढांचा ढा गया था, उसके बाद सीधे आए। तो एक उनका जो लगाव था वो मेरे साथ धीरे धीरे उनका बढ़ता गया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसा समय आया कि वो कब मैं उनके साथ इतना बढ़ गया पता नहीं चला। उनसे करने मतलब वो बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका, कहें तो गुरु शिष्य की भूमिका मानो आप। तो वो जब यहां से भाई साहब नरेंद्र भाई साहब को पता है, जब यहां से स्वदेश से उनको भोपाल भेजा गया संगठन ने, तो संगठन ने पहला जो आज आप लोग मीडिया विभाग जिसे कहते हैं उसका नाम था संवाद एवं संपर्क प्रमुख। और वो जिस बंगले में आज रहते हैं पहले वो बीजेपी कार्यालय था। उस कार्यालय के कमरे में वो एक प्रिंट मशीन आती है जो उसको क्या कहते हैं फैक्स मशीन, फैक्स मशीन थी, एक टेबल थी, लंबी टेबल, उस टेबल पे सोते थे और वो फैक्स मशीन पे और अपना काम करते। कभी भी भाई साहब को छपने का और मंच पे बैठने का कभी शौक नहीं रहा जब तक वो उन पर संवाद एवं संपर्क प्रमुख थे। अनेकों बातें उनके बारे में कहने के लिए, पर समय की मर्यादा है, बहुत लोगों को बोलना भी है। उसमें दादा पवैया जी उनके साथ बहुत सारे समय रहे, लोकन जी भाई साहब तो उनके साथ भाजपा कार्यालय में साथ में रहे, स्वदेश में भी साथ में रहे। हमारे उदय भाई साहब, उदय अग्रवाल जी भाई साहब उनके साथ पूरे समय जब वो अध्यक्ष थे और जब पढ़ते समय से लेके आज तक उनके साथ रहे। ऐसे अनिल सक्सेना जी भी उनकी, आज उनकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई बहू की, तो बाहर चले गए, वो भी यहाँ रहते, उनके भी संस्मरण बहुत हैं। वो लगभग 30-40 साल भाई साहब के साथ रहे। मैं इस अवसर पर इतना ही कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। ओम शांति शांति। धन्यवाद जयप्रकाश जी। वास्तव में समय की मर्यादा है और मेरा वक्ताओं से आग्रह है कि कृपया किसी को संबोधित न करें, सीधे अपना संस्मरण सुनाएंगे तो ठीक रहेगा। प्रभा जी में लोक संग्रह की और व्यक्ति को गढ़ने की एक अद्भुत कला थी, बहुत प्रतिभा थी। कल लोकेन जी मेरे को बता रहे थे कि एक कार्यक्रम में वो रिपोर्टिंग करने आए थे, मंच के पीछे खड़े थे। उन्होंने लोकेन जी से परिचय प्राप्त किया, कहाँ से आए? बोले फलाने गाँव से आया हूँ। क्या करते हो? समय काम तलाश रहा हूँ। बोले चलो मेरे साथ। उनको मुखर्जी उन्होंने ले गए और लोकेन पाराशर के रूप में जो मीडिया के प्रभारी प्रदेश के ऐसा व्यक्ति उन्होंने गढ़ा। उन्होंने बहुत समय उनके साथ व्यतीत किया। मैं लोकेन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए, कृपया अपने संस्मरण सुनाएं, संक्षेप में ही ठीक रहे। सभी को प्रणाम। यूँ तो समाज के लिए जो छोड़ते हैं, समय छोड़े, जीवन छोड़े, धन छोड़े, उनको उनका पुण्य स्मरण करना निश्चित तौर पर समाज की जिम्मेदारी है। लेकिन ये किसी ने सोचा नहीं था कि अपना घर पार सब कुछ छोड़कर समाज के लिए काम करने वाले प्रभात जी का स्मरण हमें इतनी जल्दी करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल समय नहीं लूँगा कमल जी। 1984 की बात है, माननीय अटल जी ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे थे। विद्या राजदान कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित की, फिर अचानक धोखे से माननीय माधवराव सिंधिया जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया और घनघोर चुनाव हुआ। अटल जी को सुनने की इच्छा छात्र जीवन में रहती थी, तो मंच के पीछे खड़े होकर हम सुन रहे थे। तो प्रभात जी ने कमर में हाथ डाला और पूछा क्या करते हो? तो मैंने कहा कहाँ रहते हो? मैंने कहा ऐसे ही रहता हूँ। क्या करते हो? लंबी चर्चा है, लेकिन उन्होंने कहा कल मुखर्जी भवन मिलना। तो मुखर्जी भवन में श्रद्धेय ठाकरे जी जिस कमरे में अक्सर रुका करते थे, उसके सामने एक छोटा सा कमरा था, उसमें टीन का एक बक्सा था 6x3 का। उस पर प्रभात जी
रात के 2, ढाई, 3 बजे आते थे और सोते थे और हम सोए पाए जाते थे, तो फिर कहते थे उठो और मेरे पीठ में मुक्के मारो। बड़ा असहज स्थिति होती थी, अपने से बड़े हैं लेकिन कह रहे हैं मुक्के मारो, क्योंकि वो अस्वस्थ अक्सर रहते थे, गैस की उनको समस्या थी। खाने का कोई समय नहीं, सोने का कोई समय नहीं, काम करने की कोई समय की मर्यादा ही नहीं, शरीर की कोई चिंता किए बिना वे लगातार निरंतर अहिर्निश काम करते रहते थे। उनकी चिंता स्वयं से ज्यादा, अपनी चिंता से ज्यादा अपनों की चिंता होती थी। जब मैं मुखर्जी भवन पहुंचा तो उन्होंने मेरे भोजन की व्यवस्था की, श्रद्धेय भाऊ साहब पोतनी जी के घर बिस्तर मंगवाया, कपड़े दिलवाए और भाऊ साहब से कहा कि इस बच्चे की पूरी चिंता करना है। तो श्रद्धेय भाऊ साहब ने मुझे भास्कर में, दैनिक भास्कर में प्रूफ रीडर की नौकरी पर लगवाया और वहां से घटनाक्रम चला, मैं स्वदेश आया तो मैंने देखा कि एक पत्रकार केवल खबर के लिए नहीं होता, उसके सरोकार समाज के साथ भी होते हैं। पत्रकारिता करते हुए प्रभात जी के जो सामाजिक सरोकार मैंने देखे, वो छाप आज तक मन मस्तिष्क पर रहती है। वे स्वदेश में होते तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, स्वयंसेवकों की चिंता करते थे। जब मुखर्जी भवन में होते थे तो पत्रकारों की चिंता करते थे। तो कई लोग मजाक में कहते थे कि प्रभात जी स्वदेश से तो चलाते हैं बीजेपी और बीजेपी कार्यालय चलाते हैं स्वदेश, लेकिन उनको तो पूरे समय काम करना है। ऐसे प्रभात जी थे। प्रभात जी जब रात में खबर लिखने के बाद चले जाते थे तो हमको लगता था अब तो गए, लेकिन लौट के आके वो देखते थे कि खबर मेरी प्लेस कहाँ हुई है, ठीक हुई है कि नहीं हुई है, मेरा नाम ठीक से छपा है कि नहीं छपा है, खबर की हेडलाइन ठीक बनी है कि नहीं बनी है। 2, ढाई, 3 बजे तक काम करने के बाद प्रभात जी वहां से निकलते थे। प्रभात जी के पास वाहन नहीं था, बहुत दिनों बाद स्वदेश ने एक लूना दी थी उनको। प्रभात जी के पास वाहन नहीं था, पर प्रभात जी के पास वाहनों की कमी नहीं थी। जब वो घर से निकलते थे तो कई लोग कहते थे प्रभात जी मैं छोड़ दूं, तो एक किसी न किसी नए कार्यकर्ता के पीछे बैठ के उसके 2 व्हीलर पे कई लोगों ने देखा होगा कि प्रभात जी नींद में सोते हुए उसके कंधे पर सिर रख के ओंगते हुए, बस्ते को लटकाते हुए अपने घर जा रहे हैं रात में। उनके संपर्क ऐसे ही थे। जैसा अभी जयप्रकाश जी ने कहा कि उनका वृत्त चित्र में बताया गया कि उनका परिवार था, ये बहुत दिनों बाद लोगों को पता लगा। सच में उनके लिए इतने परिवारों से भोजन आता था कि ये समझ नहीं आता था कि प्रभात जी का परिवार कौन सा है। तो हमको लगता था कि सभी परिवार जो है प्रभात जी के परिवार हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत भावुक क्षण उनके साथ बीते हैं। मैं उनको केवल पत्रकार के रूप में ही जानता हूँ, राजनेता के रूप में मैं बहुत अधिक उनको नहीं जानता। 1913 में वो स्वदेश से भारतीय जनता पार्टी के संवाद एवं संपर्क प्रमुख बने। उसका नाम भले ही बदल गया, लेकिन उसका कार्य व्यवहार, उसकी आत्मा नहीं बदली। आज भी भारतीय जनता पार्टी का मीडिया विभाग अगर किसी एक नाम से जाना जाता है तो वो श्रद्धेय प्रभात जी के नाम से जाना जाता है। वे पहले मीडिया प्रभारी थे और प्रेरणा के स्तर पर आज भी वे मीडिया प्रभारी हैं। आज भी उनके अनुसरण करते हुए बाकी सब लोग काम कर रहे हैं। मैं कई बार सोचता था कि प्रभात जी का नाम प्रभात क्यों रखा उनके माता पिता ने। आज समझ में आता है, जो कार्यकर्ता उनके पास जाता था उसे लगता था मुझे सूर्योदय की किरण की तरह उम्मीद मिलेगी, आकांक्षाएं मेरी पूरी होंगी, मेरी मदद होगी। इस उम्मीद से कार्यकर्ता जाता था, इसलिए उनका नाम माता पिता ने प्रभात रखा। मैं अंत में यही कहूंगा कि प्रभात का कभी सूर्यास्त नहीं हो सकता। प्रभात जी प्रेरणा में सदैव जीवित रहेंगे और हम जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता आगे काम करते रहेंगे। उनके श्री चरणों में शत नमन। धन्यवाद लोकेन जी। जो ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी की धाक है या धाक रही, उसमें प्रभात जी का बड़ा सराहनीय योगदान था। एक छोटे से आंदोलन को भी वो इतना जूम करके प्रस्तुत करते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। मेरा एक बार फिर संक्षेप का आग्रह है, मैं ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूं वे आए और यहाँ पर अपने संस्मरण सुनाएं। एक बार पुनः संक्षेप का आग्रह। डॉक्टर गोविंद सिंह जी उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। यही उनकी विशेषता थी प्रभात जी की कि निष्ठा एक में, प्रतिष्ठा सब में। तो राजनीतिक बेड़ियों को तोड़ते हुए गोविंद सिंह जी यहाँ पर हैं, आपका स्वागत है।
श्रद्धेय प्रभात जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग यहाँ विराजमान हैं। उनके चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मैं इतना जरूर कहूँगा कि उनके साथ लगभग अधिकतर कार्यकर्ताओं को काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं भी ऐसा कार्यकर्ता हूँ जिसको आदरणीय प्रभात जी के साथ काम करने का अवसर जिला अध्यक्ष के रूप में प्राप्त हुआ। जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे तो मैं जिला अध्यक्ष था। वो हमेशा कार्यकर्ता से और काम से हमेशा स्नेह करते थे और उनका हमेशा आशीर्वाद कार्यकर्ताओं पर रहा और उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जब काम करने का अवसर प्राप्त हुआ तो निश्चित रूप से ऐसा लगता था कि जिस तरह से किसी गार्जियन के नेतृत्व में अपने काम करने का अवसर मिला है तो निश्चित रूप से इस अवसर पर हमें काम करना चाहिए। और प्रभात जी ने हम सबको ये भी सिखाया कि संपर्क और संवाद ये कार्यकर्ता की असली पूंजी है और उनके इस ध्येय के साथ सभी लोगों ने उनके विचार को सहमत करते हुए और कार्यकर्ता के रूप में काम किया। आज निश्चित रूप से आज हम सबके बीच में वो नहीं है, अकेले उनके द्वारा बताया हुआ रास्ता, उनके द्वारा समय समय पर दिए हुए निर्देशों के अनुसार जिस तरह से कार्यकर्ता पूरी चरैवेदी के चरैवेदी मंत्र पर काम करते रहते हैं, आज ऐसे लोकप्रिय नेता को श्रद्धेय हमारे प्रभात झा जी को उनके चरणों में पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति। डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे बीच में हैं, वे आए। उनसे आग्रह कि संबोधन के नाम न बोलें कृपया और शब्दों के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आइए डॉक्टर। आज पुण्य आत्मा और हमारे ग्वालियर संभाग के और प्रदेश के अभिन्न मित्रों में पूज्य और स्वर्गीय प्रभात झा जी, उनकी श्रद्धांजलि सभा में मैं उपस्थित होकर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने जो अपनी इस क्षेत्र प्रदेश के लिए, देश के लिए जो कार्य किए हैं, उनके दोनों पुत्र उनके शेष कार्यों को आगे बढ़ाएं, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। प्रभात झा जी से सबसे पहले 1977 के बाद मैं और हमारे मित्र साथी गजराज सिंह जी जब राजनीति में हम संघर्ष करते थे सड़कों पर, तब उन्होंने जाके स्वदेश के कार्यालय में हमसे मिलवाया था और जब काफ़ी संबंध होने के बाद हर समाचार पत्रों में जब भी हम कोई संदेश भेजते थे, चाहे भले ही सिद्धांत के विरुद्ध हो लेकिन निर्भीकता के साथ प्रभात जी उनका प्रकाशन का काम करते थे। खबरों से कभी उन्होंने सौदा नहीं किया। जो लगा कि वास्तव में जनता के हित की बात है, विचारधारा में हमारी उनकी अलग अलग थी, इसके बावजूद भी उन्होंने कभी संबंधों में, आपसी भाईचारे में कभी दूरी नहीं आने दी। हमने पूछा, भाई गजराज सिंह जी को कहते थे मामा जी,
एक वर्ष होने के बाद भी हमारे और आप उनको हमेशा याद कर रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके चरणों में हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने उनको प्रणाम करते हुए वेदना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले वक्ता के रूप में दादा जयवंत सिंह पवैया जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपा करके मंच पर आए हैं और शब्दों के माध्यम से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय दादा पवैया जी। यहाँ पर उपस्थित सभी महनीय महानुभाव और प्रभात जी का ये विशाल परिवार, हम बिहार के एक गांव से शुरू करके प्रभात जी के जीवन के अंत तक की जिस यात्रा को देखते हैं और हम जब संस्मरण सुन रहे थे अभी, तो मुझे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के रश्मि रथी नाम के खंड काव्य की 2 पंक्तियां याद आ रही थी। जब कर्ण को समझाया कि तू तो भाई है, तू कहाँ कौरवों के साथ खड़ा हुआ है, तुझे ये राज्य दिया जाएगा, इतना भाग दिया जाएगा। तो राज्य के प्रलोभन को लेकर कर्ण ने कहा, ऊंचे ऊंचे महलों के दर का मतलब होता है एक कंगूरों के झरोखे। ऊंचे ऊंचे महलों के दर होते कबूतरों के घर, बसते हैं हंस पहाड़ों में शैलों की फटी दरारों में। जो प्रभात जी का जीवन है, अभावों की कोख से निकलकर संघर्ष की भट्टी में जो तपता है, वो सोना सोना नहीं कुंदन बन जाता है। और ऐसे ही उनके व्यक्तित्व का पूरा निर्माण हुआ है। बहुत लंबा साथ प्रभात जी का और हमारा रहा। मुझे लगता है करीब 46 वर्ष का हमारा उनका साथ रहा। मैं विद्यार्थी परिषद का महानगर का अध्यक्ष था 78 में। 78-79 के दौर में प्रभात जी का आवास मुखर्जी भवन बीजेपी कार्यालय हुआ करता था। विद्यार्थी परिषद ने चूंकि जनता पार्टी का काम किया था लोकतंत्र के खातिर, तो हमको दफ्तर मुखर्जी ट्रस्ट में ऊपर का कमरा मिला हुआ था। अब प्रभात जी जो हमारी बैठकें होती थी उसमें स्वयं व्यवस्था में लग जाते थे। और एक दिन उन्होंने कहा कि भाई साहब, संगठन में मुझे भी आप कहीं जोड़िए। तो प्रभात जी ने कहा कि प्रेस से संपर्क का काम, प्रेस नोट वगैरह का कार्यालय मंत्री मुझे बना दीजिए। अब प्रभात जी से जो संपर्क हुआ तो भगवान जानता होगा कोई संस्कार होंगे। वे सगे भाई की तरह मेरे लिए हो गए। 1985 में मैं जब अयोध्या जी जाने लगा रामनवमी पर, तो कहने लगे मेरी दीक्षा करवाइए भाई। आज जो राम जन्मभूमि तीर्थ के अध्यक्ष हैं पूज्य महाराज जी, और मेरे गुरुदेव हैं, तो प्रभात जी अयोध्या जी गए और महाराज जी से दीक्षा लेकर वे पवित्र हुए। और 8 साल तक हम साबरमती के स्लीपर कोच में पूरी मंडली को लेकर जाते थे और वहाँ स्टोव भी ले जाते थे, मूंग की दाल, चावल बावल सब बांधकर। और प्रभात जी पर हमारे लिए बिहार का वेजिटेबल भात बनवाते थे साथ में बैठकर। कुल मिलाकर उनसे रिश्ता भाई का, गुरु भाई का, और इसलिए वो पत्रकार के रूप में रहे हों या राजनेता के रूप में, उनकी भूमिकाएं बदलती रहीं, मगर पारिवारिक रिश्ता बदलता नहीं। मुझे 2-3 बातें उनकी विशिष्ट जो दिखाई देती हैं, चूँकि पुण्यतिथि का कार्यक्रम है।
और कार्यक्रम किए ही इसलिए जाते हैं कि हमारी ये पीढ़ी, खास तौर पर राजनीतिक कार्यकर्ता, कुछ प्रेरणा ले उनसे। तो पहले तो मैंने खूबी ये देखी कि वो शून्य में भी सृजन कर देने की क्षमता रखते थे, निर्जन में उपवन बनाने की क्षमता। लोकेंद्र जी जैसा सुना रहे थे, सच बात है कि जिसकी पीठ पर हाथ रख दिया और बात कर ली तो ऐसा चुंबकीय आकर्षण के युवकों का एक बहुत बड़ा संसार ग्वालियर में उन्होंने खड़ा कर लिया अपने लिए। तो एक तो सृजन की क्षमता, दूसरी बात ये कि सामाजिक सरोकार और संवाद की बहुत प्रधानता। स्वदेश अखबार के ही कागज पर सैकड़ों पत्र कार्यकर्ताओं को लिफाफे से भेजने का ये उनका नियमित काम था, क्योंकि टेलीफोन सबके घर में थे नहीं और मोबाइल तो कोई जानता ही नहीं था कि कभी आएगा। और इसलिए ढेरों चिट्ठियां कार्यकर्ताओं के घर में होंगी जो पहुंचती थी। वो मुझे मजाक में कहा करते थे कि भाई साहब 3 प्रकार होते हैं, एक संपर्क होता है, एक संवाद होता है, एक संबंध होता है। तो 3 तरह के लोगों से मेरे वो रहते हैं। तो मैंने कहा हम कौन सी कैटेगरी में आए, संपर्क वालों में आए कि संवाद में? बोले दादी की बहुत रोटी खाई है तो आपसे संबंध तो मरने के बाद ही टूट पाएगा। और इसलिए राजनीतिक नेता के नाते भी वो कहते थे कि पक्ष और विपक्ष का मतलब व्यक्तिगत बैर नहीं होता। भाऊ साहब जी पोतनीस जब महापौर बने तो ये प्रभात जी ने उनको सुझाव दिया कि भाऊ साहब शपथ लेने के बाद दूसरे दिन कांग्रेस के बड़े नेताओं के घर आपको जाना चाहिए, महापौर किसी एक का नहीं होता है। और इसलिए प्रतिशोध की राजनीति से बहुत दूर रहे। तीसरा पक्ष ये था कि संवेदनाओं से भरा हुआ मन उनका था। एक बार बोले कि अपना ही कार्यकर्ता है, बड़ा कार्यकर्ता है, बिटिया का ब्याह है भाई साहब, बेईमान आदमी है नहीं, राजनीति, और कुछ पद पर भी थे। तो उसके माथे पर जो लकीरें दिख रही हैं हमें चिंता करना पड़ेगी। चुपचाप से पूरी शादी का सामान जुटाया और पिता को पता भी नहीं लगने दिया कि शादी कैसे हो गई। ये संवेदनाएं होती हैं। और मैं अंत में इसको भूल नहीं पाता हूं कि मेरे निजी जीवन में बहुत बड़ा वज्रपात प्रकृति का हुआ, लेकिन जिन 2-3 लोगों के कारण मैं अपने को जिंदा रख पाया उसमें एक प्रभात जी थे। पर ये जो उनकी सुगंध आज फैल रही है इसका श्रेय एकमात्र एक घटना को जाता है। जीवन में ये घटित होता है। प्रतिभा तो बहुतों के पास होती है, लिखने का न जाने कितना मादा लोगों पर होता होगा, लेकिन संघ के संस्पर्श ने बिहार से आए हुए प्रभात नाम के युवा को पूरे भारत में प्रभात जी बना दिया। वो सबसे बड़ी घटना। शिवपुरी कोई काम था शिशु मंदिर का, उस समय के विभाग प्रचारक जी थे, आज बहुत वरिष्ठ प्रचारकों में हैं। उन्होंने मुझे कहा कि एक सार्वजनिक ये काम अगर हो जाए तो बच्चों को सुविधा उसकी मिल जाएगी, नया काम अपना खड़ा हो रहा है। मैंने कहा देखिए 84 के बाद की बात है, 2 सीटें आई हैं तो अधिकारी भाजपा का टेलीफोन अब नहीं उठा रहे, डरते हैं। तो मैं स्वदेश से किन्हीं को लेके आ रहा हूँ। मैं बजाज स्कूटर पर गया, रास्ते में सतनवाड़ा के पहले एकदम से स्कूटर पीछे से झटके से झोंका और गिट्टी पर हम दोनों गिर पड़े। प्रभात जी लंबा झोला टांगे थे। मैंने कहा प्रभात जी क्या हो गया? बोले भाई साहब नींद आ गई। मैंने कहा कि क्यों, नींद क्यों आ गई? तो कहने लगे कि सो कहाँ पाते हैं, क्योंकि अखबार में 2 बजना 3 बजना बहुत सामान्य बात होती थी। उनका परिचय हुआ शिवपुरी में,
मैं सब वृतांत तो नहीं बताऊंगा, मर्यादा होती है, पर वो उस पारस के संपर्क में आने के बाद उनके जीवन की दिशा, उनकी प्रतिभा का निखार ये लगातार जीवन में आता रहा। उनका पैर जख्मी हो जाए तो भी काम करना है। जितनी बीमारियां अंत में उनको थी, उनके जुनून के कारण थी। कोई काम हाथ में लिया तो नींद और भोजन के साथ लगातार समझौता होता था। तो ऐसे अपने वरिष्ठ साथी आदरणीय प्रभात जी की उस पुण्य आत्मा को मैं बहुत हृदय से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, अपने भाव समर्पित करता हूँ। जय श्री राम। हम जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं गढ़ने वाले हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी से मैं आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आए। हितानंद जी। आज हम सब श्रद्धेय प्रभात जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित आए हैं। आज के इस अवसर पर हमारे पूरे संभाग का भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, समस्त दलों के हिसाब से विचार करें, समाज के हिसाब से विचार करें तो एक समग्रता का दर्शन आज के इस सभागार में होता है। आप सबको प्रणाम करता हूं। सभी ग्वालियर वासियों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए या सभी समाज में, जैसा हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह जी ने कहा कि किस जमाने में जब हम लोग बच्चे स्कूल में भी नहीं पढ़ते थे, उस जमाने से 77-76 के समय का प्रसंग सुनाया। किस समय से सहयोग करने की भावना थी। ये संगठन की वृत्ति है, लोक संग्रह, यानी लोगों को जोड़ना है। अब सबका विचार नहीं किया जाता है, तो इसको वेदव्यास जी ने पुराण उपनिषद सब लिखे, तो पुराण लिखने के बाद उनके बारे में लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस वचनम द्वय परोपकारा ही पुण्याय पापाय परपीड़नम। तुलसीदास जी ने उसको हिंदी में लिखा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ भाई। यानी कोई व्यक्ति को आवश्यकता है, जरूरत है। अब वो जरूरत कैसी है, इसका वाक्य नहीं कि वो चिकित्सा की है, पुलिस सहायता की है, न्याय की है, ये विषय वो नहीं है। लेकिन जिसको आवश्यकता है, जरूरत है, उसके लिए खड़े रहने वाले हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय प्रभात जी थे।